स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को देखेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वो सेक्शन 10 तक हुई थी। 11 और 12 दो सेक्शन में हम क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 13 को पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड प्रोविजन। ये पहले सेक्शन 73 और 74 में हम पढ़ते थे इनको, लेकिन ये अभी आ गए हैं आपके सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंतर्गत। देखिए सेक्शन 11 बात करता है एकांत परिरोध की। तो सबसे पहले इसमें एकांत परिरोध होता क्या है ये तो नहीं बताया है। ये तो ये बताता है कि एकांत परिरोध कब दिया जा सकता है। देखिए एकांत परिरोध में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दी जाती है तो उसको सामान्यतः क्या होता है कि एक सेल में 2 या 3 सभी व्यक्तियों के साथ में उसको रखा जाता है। 2 या 3 कैदियों को साथ में रखा जा रहा है, तो उस प्रकार से कैदियों को रखा जाता है। लेकिन जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है तो उस सेल में वो व्यक्ति अकेला होता है, यानी कि उस जेल के जो कारागार होता है उसमें वो व्यक्ति अकेला उसको रखा जाता है। देखिए इस सिद्धांत जो एकांत परिरोध का प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल पुरानी अवधारणाओं पर आधारित है। प्रायश्चित्ता का जो सिद्धांत होता था उस पर आधारित है एकांत परिरोध। ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति जब खुद के साथ रहता है तो उसने जो गलत काम किए होते हैं तो उसे उन कार्यों का पछतावा होता है और वह उनका प्रायश्चित करना चाहता है। प्रायश्चित करने के लिए यानी कि सुधार की भावना जागृत होती है, ऐसा एकांत परिरोध के पीछे का कंसेप्ट था। हालांकि अभी वर्तमान में एकांत परिरोध की सजाएं जो है बहुत कम दी जाती हैं और ये डिस्प्यूटेड रहता है कि एकांत परिरोध देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर काफी बहस भी चलती रहती है। पहले अपन इसको पढ़ते हैं। देखो ये क्या कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन कोर्ट को कठिन कारावास, ध्यान रखना है आपको क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, वो कोर्ट कारावास को दंडादेश करने की शक्ति है। तो न्यायालय अपने दंडादेश के द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया था किसी भाग या भागों के लिए कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे, निम्नलिखित मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को दोषित ठहराया जाता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कोर्ट उसको कठिन कारावास का दंड देता है, क्या देता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा से उसको दंडित करता है, तब उस कंडीशन में कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है, क्या डायरेक्शन दे सकता है कि उसको जो है 3 माह तक के लिए जो उसको कारावास दिया गया है उसके भाग में जितने भी अवधि का उसको कारावास दिया गया है उसके दौरान उसको अधिकतम 3 माह के लिए क्या है एकांत परिरोध में रखा जा सकेगा। लेकिन कैसे रखा जाएगा, 3 महीने की जो अवधि होगी उसका मापमान कैसे होगा, उसका निर्धारण कैसे होगा, वो नीचे बताया गया है। यदि मान लीजिए कारावास की जो अवधि है, जो उसको दंड दिया गया है उसकी अवधि 6 माह है, कितनी है यहाँ पे 6 मंथ है, से ज्यादा नहीं है, 6 माह तक है, तब उस दशा में जो एकांत परिरोध है वो 1 माह से ज्यादा का नहीं होगा, यानी 1 माह तक का होगा। और यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष तक है, क्या कहता है कि कारावास जो उसको सजा दी गई है वो 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा है उसकी, तब जो है आपका एकांत परिरोध कितना होगा, 2 माह, 2 मंथ के लिए होगा। और यदि कारावास की जो सजा दी गई है वो 1 वर्ष से ज्यादा की है, 1 वर्ष से ज्यादा है, तब जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि होगी वो जो है 3 माह होगी, कितनी होगी, 3 मंथ। फिर से बताता हूं, इसमें ये बताया गया कि देखो जब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसको कठिन कारावास का दंडादेश करने की शक्ति कोर्ट को है, तो कोर्ट अपने जो दंडादेश दे रहा है उसके द्वारा वो आदेश कर सकता है कि इस व्यक्ति को 3 माह तक के लिए, अधिकतम जो है 3 माह तक के लिए जो है एकांत परिरोध में रखा जाएगा। लेकिन वो अवधि कैसे डिसाइड होगी 3 माह की, तो मान लीजिए कि 6 माह का कारावास की सजा दी गई है, कठिन कारावास की, तो जो है एकांत परिरोध यदि देना है 6 महीने में से 1 माह तक का उसको क्या है एकांत परिरोध मिलेगा। और 6 महीने से ज्यादा लेकिन 1 वर्ष तक की अवधि का उसको कारावास मिला है तो उस कंडीशन में जो है उसको 2 महीने के लिए आप एकांत परिरोध में रख सकते हो। और 1 वर्ष से ज्यादा की यदि किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उसको मैक्सिमम आप जो है, मान लो 2 वर्ष की सजा किसी को दी गई, 3 वर्ष की सजा दी गई, तो इस ड्यूरेशन में केवल 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए आप उसको
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज सकते हो, इसके अलावा नहीं भेज सकते। ये सेक्शन 11 आपका कहता है। आई होप सेक्शन 11 आपको क्लियर होगा। तो ध्यान रखना कि अधिकतम कितना हो सकता है एकांत कारावास। एकांत कारावास की अधिकतम अवधि, अधिकतम हो सकता है 3 माह, 3 मंथ, ये आपको ध्यान रखना है। ये अवधि पूछी जाएगी आपसे प्री एग्जाम में, है ना। और एकांत परिरोध की अवधि की हम बात करते हैं, यानी कि ये मान लो कि एकांत परिरोध की अवधि नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखिए इंग्लिश में तो लिखा है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लेकिन हिंदी में जो बैरक्ट आए हैं उनमें लिखा है अवधि। क्योंकि देखिए एकांत परिरोध की अवधि तो ऊपर बता दी, यहाँ पे होना चाहिए एकांत परिरोध की परिसीमा या एकांत परिरोध पर परिसीमा, ऐसा कुछ होना चाहिए इसका। देखिए इसको पढ़ते हैं अपन सेक्शन 12 को। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। और जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक का हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी भी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में अन्यून अंतराल होंगे। देखिए सेक्शन 12 ये कहता है कि भाई हमने आपको बता दिया कि 3 माह तक का आप मैक्सिमम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। और हमने वो भी बता दी कि यदि किसी को 6 माह का कारावास मिला है तो 1 महीने तक आप उसको रख सकते हो। 6 महीने से ज्यादा का है, 1 वर्ष तक का है, तो 2 महीने के लिए आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। और 1 वर्ष से ज्यादा का है तो उसको 3 महीने तक। अब ये कह रहा है कि यदि मान लो कि किसी व्यक्ति को 3 महीने तक का कारावास ही मिला है, क्या कह रहा है कि 3 माह तक का कारावास उसको मिला है, 3 माह तक का कारावास का दंड मिला उसको, तब इस कंडीशन में आप उसको जो है, अब ये देखिए ये वाली जो कंडीशन है कौन से उसमें आ रही है, 6 माह तक वाले में आ रही है। तो मैक्स इसमें कितना हो सकता है एकांत परिरोध, एकांत परिरोध इस ड्यूरेशन में कितना होगा, 1 मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से आया, ये यहां से आया। ठीक है, यहां से अपन ने इसको लिया। 3 माह तक का यदि किसी व्यक्ति को कारावास दिया गया है, तब उसको एकांत परिरोध में कैसे भेजा जाएगा। तो बोलता है कि एक बार में उसको आप 14 दिन के लिए भेज सकते हो। 3 महीने का उसका कारावास है, तो उसको आप पहले जो है 14 दिन के लिए एक बार में भेज सकते हो। ठीक है, 14 दिन में आप 14 डेज के लिए उसको क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखोगे। फिर ये 14 डेज का ही क्या होगा, आपका इंटरवल होगा, उसके बीच में गैप उतना ही ये लिखा है ना यहाँ पे, और विद द इंटरवल्स ऑफ द बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट लेस देन ड्यूरेशन दैट सच पीरियड। तो यानी कि जो उसको जिस पीरियड के लिए उसको एकांत परिरोध में रखा है उससे उसका जो है अंतराल कम नहीं होगा। तो इतना इसमें क्या है गैप आपको देना होगा। तब फिर आप दूसरी बार उसको रखोगे 14 डेज के लिए। तो यानी कि ये 3 महीने की जो अवधि होगी कारावास की आपकी, उसमें आप जो है उसको 14 डेज का गैप, फिर 14 डेज ऐसे रख पाएंगे आप। ठीक है, आई होप आपको ये पहली चीज क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे और के बाद ये कहता है कि जो कारावास दिया गया है वो 3 माह से ज्यादा का है। इसको यहाँ समझते हैं। यदि कारावास जो है 3 माह से ज्यादा का है, 3 माह से उसको ज्यादा कारावास मिला है, ज्यादा का कारावास, जो उसकी सजा है कारावास की वो 3 माह से ज्यादा है। तो 3 माह से ज्यादा कितनी हो सकती है, ऊपर हमने अवधि देखी 6 माह से 1 वर्ष तक हो सकती है या 1 वर्ष से ज्यादा हो सकती है। तो ये वाली कंडीशन है, तो वहां पर क्या है जो परिरोध दिया जा सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है 3 माह तक का एकांत परिरोध हो सकता है। तो उस कंडीशन में भले 3 माह का दिया हो या 2 माह का, तब उस कंडीशन में क्या है एक बार में 7 दिन के लिए आप उसको भेज सकते हो कहां पे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। 7 दिन के लिए आप उसको एकांत परिरोध में भेज सकते हो। और इतना ही गैप होगा 7 डेज का ही, फिर क्या है गैप देना होगा। फिर उसके बाद फिर आप जो है उसको भेज पाओगे, जितना उसको एकांत परिरोध का आदेश दिया गया होगा, आदेश में बताया होगा कितने दिन उसको एकांत परिरोध में रखा जाना है। एक बार में उसको 7 दिन के लिए भेजा जाएगा, फिर 7 दिन का गैप होगा, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन का गैप, इस प्रकार से। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि कैसे जो है एकांत परिरोध में रखा जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सेक्शन 12 क्या कहता है, एक बार और शॉर्ट में समझ देते हैं कि देखो सेक्शन 11 और 12 क्या कह रहे हैं। देखिए सेक्शन 11 और 12 जो है
एकांत परिरोध के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 11 ये बताता है कि जब किसी व्यक्ति को कठोर कारावास से दंडादेश कर सकता है कोर्ट, तो वो आदेश के द्वारा ये डिसाइड कर सकता है कि उसको जो है एकांत परिरोध में रखा जाए। लेकिन एकांत परिरोध की अवधि जो है 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम एकांत परिरोध यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने हो सकता है। तो उसकी जो अवधि बताई कि यदि किसी व्यक्ति को 6 महीने का कारावास मिला है, उस कारावास में 1 महीने तक का जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। और यदि 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास मिला है, तो उस कारावास में के दंड में 2 महीने का आप जो है एकांत परिरोध का कारावास का दंड दे सकते हैं, एकांत परिरोध में रख सकते हैं। और 1 वर्ष से ज्यादा की सजा मिली है, तो उस कंडीशन में आप जो है 3 महीने तक आप एकांत परिरोध में रख सकते हो। फिर हमने नीचे देखा कि एकांत परिरोध की भाई मान लो कि 3 महीने से कम की सजा किसी को मिली, तो उसमें कैसे रखोगे? तो बोलता है कि एक बार में 14 डेज के लिए जो है एकांत परिरोध में किसी व्यक्ति को रखा जा सकेगा, और फिर उसके बाद उतना ही गैप होगा जितने दिन की अवधि, यानी कि 14 डेज का उसको गैप देना होगा, फिर से उसको रखना है एकांत परिरोध में। तो फिर यदि मान लो कि 3 महीने से उसको ज्यादा का कारावास मिला था, तब उस कंडीशन में जो है एक बार में 7 दिन के लिए जो है एकांत परिरोध दिया जा सकेगा। फिर 7 दिन का गैप होगा, फिर उसके बाद यदि उसको देना है एकांत परिरोध में, फिर भेजा जाएगा। और एकांत परिरोध में रखना कैसे है, उसके संदर्भ में हमारे जेल मैनुअल के जो रूल्स होते हैं, उनसे गवर्न होता है कि उसको रखना कैसे है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सेक्शन 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। सेक्शन 13 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सॉरी जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अध्याय 10, देखिए अध्याय 10 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो सिक्कों के बारे में, सिक्कों के कूटकरण इत्यादि से संबंधित है, सिक्के, नोट और स्टाम्प से। ठीक है, और अध्याय 17 है संपत्ति के विरुद्ध के बारे में। यदि कोई व्यक्ति अध्याय 10 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, और उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। देखिए ये वर्धित दंड की बात करता है, ये वर्धित दंड का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। जो सेक्शन 75 था हमारा आईपीसी का, वही जो है अब 13 हो गया है। इसमें ये बताया है कि यदि एक व्यक्ति ने अध्याय 10 के अधीन कोई अपराध किया या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध किया, और इन दोनों अध्यायों के अधीन कोई अपराध किया है, उसमें उसको 3 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा दी गई है। एक बार अपराध किया, दोषी ठहराया, उसके बाद भी उसने आके सेम अपराध किया है और उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय अपराध का फिर से उसको दोषी पाया गया है, तब उसको केवल फिर उतनी सजा नहीं देंगे, फिर उसकी जो सजा होगी वो बढ़ जाएगी। कितनी होगी? तब फिर आजीवन कारावास तक की हो सकती है, या फिर कारावास होगा तो वो 10 वर्ष तक का हो सकेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वर्धित दंड के बारे में बात करता है ये सेक्शन। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो और जो है आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 11 और 12 जो है आपके, सेक्शन 11 एंड 12 जो है आपके, ये प्रायश्चित्ता के सिद्धांत की बात करता है। इनके अंदर प्रायश्चित्ता का सिद्धांत निहित है। प्रायश्चित का सिद्धांत आता है इसके अंतर्गत, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन 11-12 में आपको प्रायश्चित्ता के सिद्धांत आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास के संबंध में आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।